नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और सबसे पहले अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप इन नंबर्स पे हमारे साथ मौजूद रह सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ आस्क आवाज़ योर मनी ये आपके हैशटैग्स होंगे जिनका इस्तेमाल करेंगे और हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। और उसके अलावा हमारा मेल आईडी भी आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा, yourmoney@nw18.com। ये हमारा मेल आईडी है जिस पर भी आप सीधे अपना सवाल भेज सकते हैं और साथ ही साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। योर मनी जिसमें हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों को लेकर और साथ ही साथ आपके सवालों को हम अपने एक्सपर्ट्स के जरिए जवाब दिलवाते हैं और कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बातचीत करते हैं। और आज भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम चुनकर लाए हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स की फाउंडर प्रवीण बाजपेयी मैम मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। प्रवीण मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आज जो टॉपिक हमने चुना है वो है रेट ऑफ रिटर्न्स को लेके, रियल रेट ऑफ रिटर्न्स को लेके, इंडेक्स रेट ऑफ रिटर्न्स को लेके। ऐसे मल्टीपल रेट ऑफ रिटर्न्स होते हैं जिनको हम आधार मान के निवेश करते हैं, क्योंकि पहले गणित बहुत आसान होती थी, 100 रुपये लगाया 200 रुपये आया, रिटर्न आ गया। लेकिन उसके अंदर बहुत सारे, अगर आप डिटेल में जाओ तो टैक्सेशन होते हैं, इन्फ्लेशन होते हैं, अपॉर्चुनिटी लॉस होता है, वैल्यू फॉर मनी होती है। तो उसके लिए ज़रूरत आती है आपके जैसे एक्सपर्ट्स की। तो ये 100 रुपये डगा के 200 रुपये कमाने वाली इस पूरी जर्नी में जो बीच की निटी-ग्रिटीज़ हैं वो अब आप समझाइए, कैसे इसको हम सही मायने में समझें, क्या है ये पूरी गणित? नमस्कार सुमित जी, ग्रेट टू बी ऑन द शो। मेरे ख्याल से रिटर्न्स किसी भी निवेशक के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज करते हैं या चॉइस करते हैं कि उनको कहाँ पे निवेश करना है। एंड आई थिंक 3 बेसिक जो हम रिटर्न्स के फॉर्म हैं उनको यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो एक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो हैं निवेशक के उनको आसान कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगी एब्सोल्यूट रिटर्न्स। जब भी हम बात करते हैं कि हमने मान लीजिए 4,000 रुपए लगाए और वो 5,000 रुपए बन गए हैं, तो यहाँ पे एक सिंपल तरीके से अगर हम कैलकुलेट करें, हमने 5,000 में से अपने 4,000 घटाए, डिवाइडेड बाय 4,000 रुपीज, और हमें यहाँ 25% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिखाई देता है। अब ये देखने में बहुत अच्छा लगता है कि 25% का रिटर्न है। और इसी तरीके से अक्सर हम रियल एस्टेट में भी अपने रिटर्न्स को कैलकुलेट करते हैं कि 30 लाख की प्रॉपर्टी हमने ली थी, आज 1.2 करोड़ की हो गई, तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छे रिटर्न्स है, 300% के आपके रिटर्न्स है। पर यहाँ पे सुमित जी, कोई भी जो टाइम एलिमेंट है उसको कंसिडरेशन बिल्कुल नहीं दी जाती है। अगर वही जो हमने 4,000 रुपए लगाए, 5,000 जो बन गए, 1,000 का हमारा मुनाफा था, अगर वो हमने 1 साल में कमाए तो हमारा एब्सोल्यूट रिटर्न 25% है। पर अगर वही हमने 5 साल में कमाए तो हमें वहां पे टाइम एलिमेंट को जोड़ने की जरूरत है। और यहाँ पे निवेशकों को समझने की जरूरत है CAGR, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। यानी कि 1 साल से ज्यादा समय के जो रिटर्न्स होते हैं वहां पे उनको CAGR को देखना चाहिए और कंपेयर करना चाहिए। और अगर ये निवेश हमने 5 साल तक रखा और उस पे 1,000 का जो हमने मुनाफा कमाया, तो हमारा जो एब्सोल्यूट रिटर्न है 25% का, वो CAGR सिर्फ 4.5% का निकल के आता है। यानी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो रिटर्न है वो उतना ज्यादा नहीं है। और आपने रियल रिटर्न की बात की, यानी कि अगर 6% इन्फ्लेशन है तो इस इन्वेस्टमेंट ने हमारे इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं किया और हमारा जो कोई भी पॉजिटिव यहाँ पे रियल रिटर्न नहीं निकल के आया। इसलिए CAGR एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब आप इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज करते हैं और कंपेयर करते हैं। सेम वो जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का मैंने एग्जांपल दिया, अगर वो हमने 20 साल प्रॉपर्टी रखी है कि 30 लाख का लिया और 1.2 करोड़ में बेचा, तो वहां पे जो हमारा CAGR है, प्रॉपर्टी की कीमत 4 गुना जरूर हुई है, पर हमारा CAGR 20 साल में करीबन 7% के करीब निकल के आता है, जो अगेन बहुत ज्यादा हाई नहीं है। अब हम अगर इससे थोड़ा आगे बढ़े तो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स में करते हैं और विड्रॉल्स भी हो जाते हैं, कभी बीच में लमसम डाल दिया SIP के साथ साथ, वहां पे हमें थोड़ी और बारीकी से टाइम को कंसिडर करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए वहां पे हम एक रिटर्न है जिसको हम XIRR बोलते हैं, या फिर एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, उसको कैलकुलेट करते हैं सुमित जी, जहां पे हर एक इंस्टॉलमेंट जितनी बार आपने पैसा डाला
उसका इंडिविजुअली कंपाउंडेड रिटर्न एक्सेल शीट पे कैलकुलेट किया जाता है और उसका एवरेज आपका रिटर्न बनता है। यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स को देखें तो आप एसआईपी के लिए हमेशा एक्सआईआरआर रिटर्न्स को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखें, समझे, बेंचमार्क से कंपेयर करें और तभी निवेश करें। एंड सिर्फ एब्सोल्यूट रिटर्न देख के कोई निवेश ना करें। तो ये ब्रॉडर मेरे ख्याल से 3 रिटर्न्स हैं जो स्पेशली म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली पता होने चाहिए। आम तौर पे एक धारणा हमेशा आपने सुनी होगी कि मैंने 10 लाख रुपए का एक प्लॉट खरीदा, आज उसकी कीमत 10 से 15 साल बाद या 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए हो गई और आपको लगता है कि आपका पैसा 90 लाख रुपए बढ़ गया। लेकिन अगर इसी पैसे को आप जो प्रवलीन मैम जिस CAGR के फॉर्मूले समझा रही हैं वैसे देखते तो आपका पैसा सिर्फ 12% की दर से बढ़ा है, जिसको किसी भी दिन कोई भी म्यूचुअल फंड आराम से बीट कर सकता है और इक्विटी तो हैंड्स डाउन बीट कर सकती है। तो ये है वो सही गणित जिसको आप समझें। एब्सोल्यूट में आपको 90 लाख दिखेंगे, CAGR में आपको 12% की ग्रोथ दिखाई पड़ेगी और अगर क्योंकि रियल एस्टेट में आप लंप पैसा नहीं डाल सकते, SIP नहीं डाल सकते, तो वहाँ ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। प्रवीण मैम, आप सालों से पर्सनल फाइनेंस में हैं, आपने हर तरह के आपके सामने क्लाइंट्स आते हैं, तो आपको तो ये कंपैरिजन अक्सर मिलता होगा कि मैंने इतने पैसे डाले इतना बन गया, आपके म्यूचुअल फंड ने क्या दिया। तो क्या कभी आपने ये चीज़ रियलाइज़ करवाई है कि अगर आप एनुअलाइज बेसिस पे देखेंगे रियल एस्टेट को तो वो हैंड्स डाउन पीछे ही रहेगा हमेशा, या गोल्ड हैंड्स डाउन पीछे ही रहेगा हमेशा? बिल्कुल समझिए, आई थिंक हम लोग रियल एस्टेट में एज इंडियन इन्वेस्टर्स हमारा इतना ज्यादा कंफर्ट है हार्ड एसेट्स लेने में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में कि वो कभी भी हम एक्सेल शीट लेके अपने एक्चुअल रिटर्न्स नहीं कैलकुलेट करते। और आप आई थिंक अग्री करेंगे कि रियल एस्टेट में हम कभी कॉस्ट को तो कैलकुलेट ही नहीं करते हैं, जो हमने ब्रोकरेज दिया होता है लेने और रजिस्ट्री चार्जेस हो गए, बहुत सारे मेंटेनेंस के ऊपर हमने जो चीजें खर्ची होती है। तो डेफिनेटली एक छोटा सा चैलेंज रहता है, पर आई थिंक जो नंबर्स हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं और बहुत क्लियर पिक्चर सामने लेके आते हैं। और अगर आप रियल एस्टेट के रिटर्न्स को, जो आपने अभी एग्जांपल दिया, जैसे 12% का आप कह रहे रिटर्न मिल रहा है, जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें एब्सोल्यूट रिटर्न 300% दिखता है, जबकि आपका जो CAGR है 20 साल में सिर्फ 7% है। तो डेफिनेटली उसको जब आप एक्सेल शीट पे या कैलकुलेटर पे सामने रखते हैं तो मेरे ख्याल से एक फेयर कंपैरिजन होता है। बिकॉज गलत होगा कि आप दो इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग रिटर्न देखें और फिर कंपेयर करें। सेम मापदंड होना बहुत जरूरी है कंपैरिजन के लिए, एंड आई थिंक वो बहुत एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस भी होता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो रिटर्न बनाना ज़रूरी भी है, रिटर्न कमाना हमारी मंशा भी है, आपकी मंशा भी है, रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा कमाना, लेकिन रिटर्न का सही तरीका नापना वो बहुत ज़रूरी है। तो आप हर इन्वेस्टमेंट को, चाहे वो FD हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो और चाहे वो इक्विटी या म्यूचुअल फंड हो, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड हो, उन सबको जो नापा जाए उसका तरीका सही चुनिएगा। एब्सोल्यूट हो तो एब्सोल्यूट, और अगर CAGR से चुन रहे हैं तो CAGR, क्योंकि बाकियों के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए वहाँ पर आपको SIP की ज़रूरत आती है। तो SIP इसीलिए कहा जाता है, हमेशा SIP और बाजार की डिप दोनों का इस्तेमाल आपको सही समय पर करते रहना चाहिए। आगे भी हम प्रॉब्लम मैम से इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे और चर्चा करेंगे, लेकिन अब सीधे कुछ दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ जयपुर से जय मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। तो जय साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर, गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन था कि मैंने लास्ट 2 ईयर से SIP चालू की है और डिफरेंट फंड से मैंने SIP स्टार्ट किया था, और करते करते मेरे पास ऑलमोस्ट 14-15 फंड्स हो चुके हैं। तो मेरा 1K पर मंथ का SIP है सारे फंड्स में, और मेरा 20 ईयर्स का टाइम होरिजन है। अभी मेरा करंट पोर्टफोलियो वैल्यू 2.5 लाख का है। तो आई वांट टू रिडीम करना था मुझे सारा, एंड आई वांट टू रीस्टार्ट विद फ्रेश SIP विद फ्यू ऑफ द फंड्स। तो ऐसा कर सकते हैं, मतलब अब इस मार्केट कंडीशन में रिडीम करना ठीक रहेगा क्या? एंड अगर इफ आई वांट टू फिल्टर सम फंड्स, तो कौन कौन से फंड्स रहेंगे? तो जैसा ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि सारा बाजार में से पैसा आपको रिडीम कर लेना चाहिए? कोई कंसर्न दिख रहा है आपको मार्केट में, आपके फंड्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ? परफॉर्मेंस चल रहा है, लेकिन इतने सारे फंड्स हो गए हैं मेरे पास, 15 फंड्स हो गए हैं, तो मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है।
और फंड का ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है। ये आपकी बात सही है कि इतने फंड्स को मैनेज करना मुश्किल है, ये एक लॉजिकल रीजन है थोड़ा रिडम्पशन के, लेकिन पूरा रिडम्पशन नहीं करना चाहिए, थोड़ा रिडम्पशन कहाँ होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो अब प्रॉब्लम मैम बताएंगे। प्रॉब्लम मैम 14 फंड हैं, 1000 के हिसाब से एसआईपी कर रहे हैं, गोल्स तो चलिए इन्होंने अपने आइडेंटिफाई कर रखे हैं कि 20 साल के लिए इनका होराइजन है, बीच में रिडम्पशन इसलिए चाह रहे हैं कि फंड्स की संख्या बढ़ गई है, तो कोई आइडियल नंबर भी होता है क्या कि कितने फंड्स इनके पास होने चाहिए, 1 और 2 क्या करना चाहिए फेर मतलब इनको अपने पोर्टफोलियो में? आई एम सो हैप्पी सुमित जी कि जय जी ने ये सवाल पूछा है और इस चीज का इस टाइम पे ही कंसर्न उनके माइंड में आ गया है। बिकॉज अगर ये 5-6 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे होते और ज्यादा अमाउंट्स होते और उसके बाद अगर ये रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करते तो टैक्स लायबिलिटी ज्यादा होती और वो जो डिसीजन है एग्जिट करने का मेरे ख्याल से और डिफिकल्ट होता चला जाता है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है अगर एक क्लीन स्लेट पे शुरुआत करना चाहते हैं। 14-15 फंड बहुत ज्यादा है। इसको डेफिनेटली जितना उनका अमाउंट जा रहा है 14,000 और शायद वो 1,000 से और बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम 15,000 लेके चले तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे मैक्सिमम 4 फंड्स उनके लिए काफी हैं। और जैसे जैसे कल को उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़े वो उसी स्कीम में, अगर वो स्कीम अच्छी है तो वो और एलोकेशन भी डिजर्व करती है, और अगर स्कीम अच्छी नहीं है फिर थोड़ा एलोकेशन भी डिजर्व नहीं करती अगर वो कोर फंड्स हैं उनके पोर्टफोलियो के। तो मेरी राय यहाँ पे जय जी के लिए ये होगी कि उनके पास इंडेक्स फंड है, 2 लार्ज कैप में एचडीएफसी का है, टाटा का है, एक को कंटिन्यू कर ले वो उनका एक कोर फंड रह सकता है लार्ज कैप इंडेक्स। उसके साथ साथ मेरे ख्याल से मिड कैप में भी वो एक पैसिव स्ट्रैटेजी को चुन सकते हैं कि उनका 15 साल का होराइजन है, उससे उनके माइंड से वो हासिल हट जाएगा कि क्या वो बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड में है या नहीं है। एंड मेरे ख्याल से लार्ज एंड मिड कैप फंड्स आपके जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसका कोर बनाते हैं। तो मेरी चॉइस होगी एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड, उसके साथ उसको कॉम्प्लीमेंट करिए आप एक मिड कैप इंडेक्स फंड 150 के साथ। इन दोनों को आगे हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे। उनने ऑलरेडी एक स्मॉल कैप फंड ले रखा है, 2 है इनमें से जिसका एयूएम छोटा है, टाटा का फंड हम यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे और मेरे ख्याल से एक फ्लेक्सी कैप फंड को वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इन 4 फंड्स के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स को आगे बढ़ाएं एंड जैसे जैसे वो अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ाते हैं इन्हीं में एलोकेशन करें। जब कल को 30-40 हजार का इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाए तब चाहे एक और फंड जोड़ लें अगर रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज आराम से इवन 1 लाख तक की एलोकेशन के सुमित जी 4 या 5 फंड आराम से बहुत होते हैं। और कोई स्पेसिफिक रीजन है या किसी स्पेसिफिक सेगमेंट को उठाना चाहते हैं, डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई मीडियम टर्म गोल उनका निकल आया, तब वहां पे डेफिनेटली एक और फंड का इंक्रीज हो सकता है। सो ओवरऑल आई थिंक इवन फॉर अ लार्ज पोर्टफोलियो समवेयर बिटवीन 5 to 8 फंड्स काफी होते हैं किसी भी इन्वेस्टर के लिए, और ये मैं बड़े अमाउंट के पोर्टफोलियो की बात कर रही हूँ। एट दिस स्टेज जय जी के लिए आराम से 3-4 फंड बहुत हैं, और अगर 15 साल का इनका होराइजन हम लेके चले तो अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ ये करीबन 80 जमा कर लेंगे, और थोड़ी इन्वेस्टमेंट अगर 19,000 तक की महीने की बढ़ा पाते हैं तो करंट इन्वेस्टमेंट्स के साथ 1 करोड़, और हम बहुत ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स 11% के एस्टिमेट करके चल रहे हैं, जो आई थिंक एक रियलिस्टिक एस्टिमेट है इंडियन मार्केट्स के लिए। तो आपको जैसा एक सटीक सलाह जो है प्रॉब्लम मैम की तरफ से आई है और बहुत कंजर्वेटिव साइड पे उन्होंने 11% इक्विटी को मान के चल रही है कि आमतौर पे इस तरह के इक्विटी का रिटर्न रहता नहीं, लेकिन फिर भी आप ये आधार मानकर भी अगर चलते हैं तो आपके सामने एक अच्छा कॉपस उन्होंने ऐड कर दिया है। अब अम्बाला चलते हैं, वहाँ पर हमारे साथ वर्मा साहब मौजूद हैं, आर के वर्मा, बातचीत करने के लिए। वर्मा जी नमस्कार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग वर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं? नहीं सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या सवाल है सर? मैंने आपको पोर्टफोलियो भेजा अपना ना, ये कुछ 10 स्कीम है। जी जी। तो मैं ये सोचा, मैं पूछा ये दिस इज माय पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफाइड और कैसे क्या है सर ये? ओके और आपका जो होराइजन आपने बताया टाइम फ्रेम में वो 15 साल में 8 करोड़ का कॉर्पस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? यस सर। यस सर जी। तो प्रॉब्लम मैम मंथली एसआईपी करीब 1 लाख रुपए के आसपास की है, पोर्टफोलियो ऑलरेडी 9 लाख रुपए के आसपास का है। 80,000 की एडिशनल एसआईपी ये और ऐड करना चाह रहे हैं,
तो पहली चीज़ तो क्या एक ही फंड के अंदर ये पूरा एसआईपी को लोड कर दें या अभी वेट करें और डाइवर्सिफाई को से फर्दर? आपने पोर्टफोलियो देखा ही है, क्या प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाइड है या कुछ और नए चेंजेस की ज़रूरत है? आरके जी का पोर्टफोलियो जो है उसमें अभी ऑलरेडी इनके पास 10 फंड्स हो गए हैं सुमित जी, जहां पे फ्लेक्सी कैप के 2 है, मल्टी कैप एक जोड़ा है, लार्ज कैप एक है, एक वैल्यू फंड है, एक मिड कैप है, 2 स्मॉल कैप है और एक थेमैटिक फंड भी है। एचडीएफसी का डिफेंस फंड लिया है और अब इंक्रीमेंटली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। पहले इनके गोल्स की हम लोग बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला है कि एक 10 साल का एक सर्टेन अमाउंट का लक्ष्य जिसमें ये थोड़ा लार्ज और फ्लेक्सी कैप की तरफ एलोकेशन चाहते हैं और एक 15 साल का लक्ष्य है। तो लक्ष्य के काफी पास पहुंच जाएंगे, बट अगर और क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं मैं थोड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स लेके चल रही हूँ, क्योंकि जब ज्यादा फंड होते हैं सुमित जी तो अक्सर कई बार होता है कोई फंड आपका परफॉर्म नहीं करता और टैक्सेशन एक ऐसी चीज है जो अनप्रिडिक्टेबल है। तो मुझे लगता है कि उसका थोड़ा स्कोप लेते हुए हम सिर्फ 11% के पोर्टफोलियो रिटर्न्स पे एस्टिमेट से चल रहे हैं। तो ये अपने लक्ष्य के काफी पास पहुंच जाएंगे, स्पेशली जो इनका 15 ईयर्स का होराइजन है उसको देखते हुए। और अगर हमने जैसे आपने बोला अगर 14% का रिटर्न लिया तो डेफिनेटली अपना ये लक्ष्य पूरा कर लेंगे। जो इनका पोर्टफोलियो है उसमें सारे ही इस टाइम पे एक्टिव फंड्स हैं और मेरी सलाह होगी लंबे समय का पोर्टफोलियो है। अगर आप किसी भी कैटेगरी में से डुप्लीकेशन कर रहे हैं, जैसे आपने 2 स्मॉल कैप फंड रखे हैं, तो मुझे लगता है आप एक एक्टिव रख लीजिए, एक पैसिव रख लीजिए। अगर आपने मिड कैप में 2 रखने हैं तो आप एक एक्टिव और पैसिव रखिए। अगर आप स्पेसिफिक अलग अलग चाहते हैं कि आपके पास 2 फंड होने चाहिए कैटेगरी में, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसी तरीके से थोड़ा अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, पर मेरे ख्याल से ओवरऑल फंड्स अभी भी इनके थोड़े ज्यादा हैं। मेरी सलाह होगी कि फ्लेक्सी कैप में एक फंड को कंटिन्यू कर ले, मल्टी कैप जो इनका है वो ठीक है, लार्ज कैप में इनके पास एसबीआई है। सुमित जी अगर हम देखें जो रिकैटेगराइजेशन हुई है सेबी की उसके बाद से जो अंडर परफॉर्मेंस है एक्टिव फंड्स की वो काफी स्टार्क है ओवर अ 10 ईयर पीरियड। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये एक प्योर इंडेक्स स्ट्रैटेजी के साथ भी जा सकते हैं, एक इक्वल वेटेड स्ट्रैटेजी के साथ। इसके अलावा स्मॉल कैप में इनने 2 एक्टिव फंड्स रखे। मेरे ख्याल से अगर आप 2 रखना चाहते हैं, एक आप पैसिव रख लीजिए। एंड उसके अलावा जो आपका बंधन का ईएलएसएस है उसको आप जब इन्वेस्टमेंट उसकी प्लानिंग करेंगे कितने साल आपको रखना है, प्लीज आप ध्यान रखिएगा कि आपकी हर एसआईपी 3 साल के लिए लॉक इन रहेगी, तो आपके पैसे की रिक्वायरमेंट आप उसी हिसाब से प्लान करें। तो थोड़ा सा एग्जिट यहाँ कर सकते हैं फ्लेक्सी कैप में से, एंड उसके अलावा अपना लार्ज कैप को मेरे ख्याल से इंडेक्स से बदल सकते हैं एंड उससे इनका थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। तो करीबन मेरे ख्याल से बाकी जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है इनकी एसआईपी इन्हीं फंड्स में आएगी, पर ये 10 को अगर अराउंड 8 फंड्स तक ले आएंगे तो थोड़ा और मैनेजेबल हो जाएगा इनका ओवर द लॉन्गर पीरियड। प्रॉब्लम मैम कोई डेट फंड नहीं है क्या, उसकी जरूरत अभी है? ये बाजार ऑलरेडी अपने नए हाई पर है। सॉरी सुमित जी आपका क्वेश्चन नहीं मैं सुन पाई। मैम इस समय क्योंकि बाजार अपने ऑल टाइम हाई पर है और सारे इक्विटी बेस्ड फंड हैं, तो क्या कोई डेट फंड की जरूरत है अभी? सुमित जी क्योंकि हम लोगों का यहाँ पे लंबा टाइम होराइजन है, 10 इयर्स एंड 15 इयर्स के एलोकेशन के हिसाब से चल रहे हैं, तो डेट फंड के लिए आई एम अज्यूमिंग कि इन्होंने या तो कुछ पीपीएफ किया होगा, तो उसका फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो सेपरेट होना चाहिए। जो इनका लक्ष्य है 8 करोड़ का, वो अगर हम यहाँ डेट फंड में मान लीजिए 20-30 हजार रुपए एलोकेट कर देते हैं तो पूरा नहीं हो पाएगा। तो गिवन द टाइम होराइजन मुझे कोई घबराहट नहीं है कि इनका ये पूरा पोर्टफोलियो इक्विटी में भी बना रहे। अगर मार्केट में गिरावट आती है तो एसआईपीज की यही ब्यूटी है कि वो एवरेजिंग से जो वर्मा जी हैं उनका मेरे ख्याल से कोई यहाँ पे नुकसान नहीं होगा, तो यहाँ पे डेट फंड मेरे ख्याल से जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नियर टर्म होराइजन है तो डेफिनेटली डेट फंड में एसआईपी बहुत अच्छा मेरे ख्याल से जरिया है इन्वेस्टमेंट करने का। तो अगर कोई 2 या 3 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, वहां पे आप थोड़ा पैसा जमा करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली एक डेट फंड। और अगर सुमित जी जैसे आप कह रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, देन मे बी एक मल्टी एसेट फंड जोड़ सकता है, पर वो उसकी भी मुझे लगता है क्योंकि 10 इयर्स एंड बियॉन्ड का होराइजन है तो उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, तो आपको पूरी तरह से सही तरीके से समझा दिया कौन से फंड्स की ज़रूरत है, कौन से फंड्स की ज़रूरत नहीं है और उसके बाद भी कोई रिस्क है
तो प्रबलीन मैम आपके साथ हमेशा मौजूद रहेंगी ही उन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आगे भी हम बातचीत करेंगे कुछ और फंड्स के ऊपर भी, कुछ और सवालों के ऊपर भी, छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं योर मनी, और योर मनी में हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों को लेकर भी और साथ से इंटरेस्टिंग टॉपिक पर भी। और आज का टॉपिक है हमारा रिटर्न, यानी रिटर्न पे तो हम हर रोज बात करते हैं, लेकिन आज रिटर्न का सही असेसमेंट कैसे हो उस पर हम बातचीत कर रहे थे प्रबलीन मैम से। अब कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। एक नानक चंद ठाकुर साहब का सवाल आया है हिमाचल प्रदेश से, और इनका सवाल ये मेंशन करता है कि इनकी उम्र 43 साल है, मंथली एसआईपी करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास की है। 5 साल में ये कितना कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे, इनके पोर्टफोलियो का रिव्यू ये चाह रहे हैं प्रबलीन मैम से। तो मैम कैसे रीड कर रहे हो आप इनके पोर्टफोलियो को, क्या करना चाहिए ना? काफी बड़ी एसआईपी की रकम है सुमित जी इनकी, और 5 साल बड़ा ट्रिकी टाइम पीरियड है रिटर्न्स का एस्टिमेट देने के लिए। आप खुद समझते हैं मार्केट्स में अगर हम 9% के रिटर्न के साथ चलें तो ये 1.92 करोड़ जमा कर पाएंगे। 11% के हिसाब से चलें तो ये 2.08 करोड़ जमा कर पाएंगे 5 साल में। और ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है, पर मुझे अगेन लगता है कि उससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन ना रखें।
उसके साथ साथ सुमित जी, यहाँ पे अगर नानक जी थोड़ा सा समझ पाए कि अगर अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ा दें तो जो कंपाउंडिंग है वो प्ले में आ जाती है। 5 साल में जो उनका मुनाफा होगा, अगर हमने 11% का लिया, वो सिर्फ 25% होगा ऑफ द ओवरऑल कॉर्पस जो उनका 2.08 करोड़ का या 2.10 करोड़ का उनको मिल पाएगा। अगर यही इन्वेस्टमेंट उनकी 10 साल तक रहती है तो जो उनका मुनाफा है वो 45% जो है तक बढ़ जाएगा और सिर्फ बाकी उनका असल होगा। तो जितना टाइम पीरियड बढ़ता चला जाता है उतना आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो रिड्यूस होती चली जाती है ओवरऑल परसेंटेज वाइज। जहां तक इनके पोर्टफोलियो का सवाल है, पोर्टफोलियो में इनने स्मॉल कैप में एक छोटा एलोकेशन रखा है तो मैं उसको नहीं छेड़ूंगी। बाकी ज्यादातर लार्ज कैप टिल्टेड पोर्टफोलियो है अलोंग विद सम मिड कैप एक्सपोजर। 5 years के एलोकेशन के हिसाब से मैं छेड़खानी नहीं करना चाहूंगी एंड ही कैन कंटिन्यू विद द सेम पोर्टफोलियो। एक्सिस के 2 फंड्स हैं, मुझे लगता है एक्सिस के एक फंड को कंटिन्यू कर लें, एक चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो सीधी सी बात यह है ठाकुर साहब कि अगर आप कोई भी निवेश 5 साल के लिए करते हैं तो आपको एक रिटर्न दिया गया है, लेकिन आप जैसे जैसे उसमें एक एक साल बढ़ाते जाएंगे आपके रिटर्न में एक मल्टीफोल्ड जंप होता जाएगा, क्योंकि वो आपका रिटर्न हर साल कंपाउंड होता जाएगा उतने ही परसेंट रिटर्न के साथ। 100 रुपया एक साल बाद अगर 109 बनता है तो 2 साल बाद वो 109 + 9 होता है। सो आप इस हिसाब से अपने CAGR को देखिए और समय दीजिए। जितना आप समय देंगे उतना बेहतर रिटर्न आपके लिए खड़ा होता जाएगा। ये कंजर्वेटिवली 9% पे आपको प्रॉब्लम मैम बता रही है, जबकि इक्विटी का एवरेज रिटर्न म्यूचुअल फंड में 12% और इक्विटी का डायरेक्ट रिटर्न 15 से 16% आता है। सो फिर भी कंजर्वेटिवली आपके सामने कॉर्पस रख दिया गया है और आप उस हिसाब से निवेश को देख सकते हैं। प्रॉब्लम मैम बहुत बहुत शुक्रिया हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंप्लीफाई करके हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और सभी सवालों के जवाब सभी दर्शकों को देने के लिए। तो फिलहाल अब योर मनी को ही समेटेंगे। जाने से पहले आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे प्रॉब्लम मैम की तरफ से टॉप 4 फंड्स, आप उनको भी नोट कर सकते हैं अगर आप कोई नया निवेश शुरू करना चाह रहे हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।
नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं खबरों की इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। विपक्षी सांसदों पर स्पीकर का एक्शन आज भी जारी। शशि थरूर, सुप्रिया सूले, फारूक अब्दुल्ला समेत 49 सांसद आज निलंबित। अब तक 141 बाहर। पीएम मोदी ने एमपीज के व्यवहार पर जताया दुख। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर आगे बढ़ी बात। राज्य स्तर पर होगा सीटों का बंटवारा। 8 से 10 दिन में देश भर में होगी बैठकें। पीएम फेस पर फैसला चुनाव के बाद। आडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना आवें। डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई है और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आडवाणी और जोशी से नहीं आने का अनुरोध। ट्रस्ट सचिव चंपत राय ने दोनों की बढ़ती उम्र और सर्दी का दिया हवाला। मुकेश अंबानी, दलाई लामा, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत को भी न्योता। फिर निफ्टी एक्सपायरी कंसोलिडेशन वाला ट्रेड, लेकिन बाजार निचले स्तर से शानदार रिकवरी पर बंद। इंट्राडे में सेंसेक्स, निफ्टी और मिड कैप का नया रिकॉर्ड। कोरोना ने फिर बढ़ाई टेंशन। केरल में एक हफ्ते में 3 गुना हुए मामले। कर्नाटक में एक मरीज की मौत। मास्क हुआ जरूरी। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने कल बुलाई अहम मीटिंग। आईपीएल नीलामी में वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की धूम। मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24 करोड़ 75 लाख में खरीदा, तो पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने खर्च किए 20 करोड़ 50 लाख। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक हुई आज और इस गठबंधन के सभी 27 दलों के नेता इसमें शामिल हुए। इस बैठक